आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। पिछली क्लास में हमने जान लिया था एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक की बातें। यदि डी ब्लॉक के बारे में हम बात करते हैं तो आपने, जैसा कि पहले मैंने आपको आधुनिक आवर्त सारणी का एक यहाँ पे एक संक्षिप्त विवरण दिया था, उसमें आपको बताया था कि जो डी ब्लॉक होता है मेरे भाई वो क्या है, संक्रमण धातुएं यानी कि संक्रमण तत्व वहां पर मौजूद होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। यानी कि डी ब्लॉक के जितने भी सदस्य हैं वो क्या है, संक्रमण तत्व वहां पे उनको बोला जाता है। अब संक्रमण तत्व ही क्यों बोला जाता है इस बारे में भी हम बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में भी हम बात करेंगे कि ये कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो ये देखते हैं, यदि सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, यदि इनकी बात करें तो डी ब्लॉक के तत्व कौन से होंगे, वे तत्व जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाए भाई मेरे, n-1 डी कक्षक में, n-1 डी कक्षक में जाता हो, वो तत्व कौन से कहलाएंगे, यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। पहली बात क्लियर है। अच्छा, आपने जैसा कि पहले देखा था कि जब आपको मैंने यहाँ पे आवर्त सारणी बनाई थी तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे स्वरूप था। ठीक है, एक ब्लॉक इधर था, बीच में एक ब्लॉक ऐसे था, नीचे दो ब्लॉक यहाँ पे, एक ब्लॉक यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ था। ठीक है, एफ ब्लॉक। अच्छा, तो ये कौन सा था, एस था, ये कौन सा था, पी था, ये कौन सा है भाई मेरे, डी था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कुछ आवर्त इस तरह से बने हुए थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से आवर्त बने हुए थे। अरे हाँ कि नहीं, हाँ ना बोला करो, ठीक है, ध्यान रहता है इससे। तो आप देखिएगा वहाँ पे जो यहाँ पे जो आवर्त दिए हुए ना, उनको क्या है इस प्रकार से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो पहले वाला है वो क्या है भाई मेरे 3D, नीचे वाले को 4D बोला गया, उसके नीचे 5D बोला गया, उसके नीचे वालों को क्या बोला गया, 6D बोला गया। और यदि फिर भी कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं आवर्त सारणी आप लेकर भी आए होंगे मार्केट से। मैंने आपको बताया भी था कि आपको यदि आवर्त सारणी अच्छे तरीके से समझनी है तो पूरा स्वरूप आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, आवर्त सारणी आपके सामने यहाँ पे रखी होनी चाहिए जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि मैं बोलता हूँ कि डी ब्लॉक तो आपकी नज़रें कहाँ पे जाएगी, डी ब्लॉक पे जाएगी सामने। ठीक है, आवर्त सारणी सामने है तो वहाँ पे पहली वाली रो देखेंगे तो वो क्या है भाई मेरे, वहाँ पे 3D श्रेणी उसको बोला गया है। ठीक है, कैसे, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे आप देखना 21 यानी कि परमाणु क्रमांक 21 बोले तो स्कैंडियम से लेकर के कहाँ तक मेरे भाई, जिंक तक। कहाँ तक, जिंक तक। कितने हो गए देख लो, 21 से 30 तक 10 हो गए। ठीक है, अरे हाँ कि नहीं, 10 हो गए यहाँ पे, यानी कि सर 10 तत्व यहाँ पे इसमें आ गए। अच्छा, अगली हम बात करते हैं तो 4D श्रेणी की हम बात करेंगे। 4D श्रेणी में कहाँ से कहाँ तक, तो आप बोलेंगे सर 39 से लेकर के कैडमियम यानी कि 48 तक यहाँ पे 4D श्रेणी में तत्व हैं। अच्छा, 5D श्रेणी की हम बात करते हैं तो देखिएगा 57। ठीक है, 57 और 72 से 80 तक। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, 57 जो है आधुनिक आवर्त सारणी की हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसको यानी कि इसको और या 89 को इसको कहाँ पे डाल दिया गया है, एफ ब्लॉक में भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी जो आपकी बुक है उसमें आपको जो ये दोनों तत्व है ना, ये किस में देखने को मिलेंगे, डी ब्लॉक में ही आपको देखने को मिलेंगे। पक्की बात है, बढ़े आगे। अच्छा जी, यदि आगे देखा जाए तो 6D श्रेणी की हम बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा 89 और 104 से लेकर के कहाँ तक मेरे भाई, 112 तक के तत्व यहाँ पे किस में हैं, 6D श्रेणी में मौजूद हैं। पक्की बात है, बढ़े आगे। चलो जी, ध्यान दीजिएगा, ये बात आपको बताइए, एस और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य ये आवर्त सारणी में स्थित होते हैं। ठीक है जी, वर्ग संख्या की यदि हम बात करें तो 3 से लेकर के 12। क्यों? क्योंकि सर यदि हम देखते हैं यहाँ पे, यदि हम देखें तो एस ब्लॉक में क्या था, 1 2। ठीक है, अच्छा सर मुझे यहाँ पे डी ब्लॉक के बारे में नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट था, तो आप बोलेंगे सर 13 14 15 16 17 18। पक्की बात है, ठीक है। तो आपका कहने का मतलब ये हो गया कि सर जो डी ब्लॉक रहेगा ना वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 3 से लेकर के कहाँ तक मेरे भाई, 12 तक। 3 से लेकर के कहाँ तक रहने वाला है, ये 12 तक रहने वाला है। यानी कि वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक के जितने भी तत्व हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डी ब्लॉक में आ रहे हैं। ठीक है, संख्या में कितने रहेंगे, 40 रहेंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जोड़ भाग की गुणा भाग आता है सबको। ठीक है, अच्छा यदि हम बात करें तो इन तत्वों की पहचान इनके आंतरिक डी ऑर्बिटल के आधार पे, इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने के आधार पे होती है। क्यों 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 ये चीज़ आगे डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा।
अब यदि बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे ध्यान दीजिएगा, N-1 S2 P6 D 1 से लेकर के 10, NS 0 से लेकर के 2, ठीक है। ये याद रखना है, जितने भी यहाँ पे डी ब्लॉक में आप तत्व देखेंगे तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसका जो जनरल फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, ये रहेगा। यानी कि यहाँ पे तो N, ठीक है, N-1, S2 तो आएगा आएगा, P6 आएगा, D 1 से लेकर 10 तक कुछ भी आ सकता है, इसमें 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 1 भी आ गया, 4 5 6 7 8 9 10 तक, ठीक है। अच्छा, यदि हम बात करें यहाँ पे तो S के ऊपर यहाँ पे कितना आ सकता है, 0 1 2 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये क्या होगा, ये एक जनरल फॉर्म होगी, यानी कि ये क्या हो गया, यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला हो गया, एक यहाँ पे सामान्य सूत्र हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, ठीक है। बढ़े आगे। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जितने भी तत्व हैं वो क्या है, यहाँ पे धातुएं हैं। अच्छा, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे इन तत्वों के आयन प्राय रंगीन, 1 नंबर का क्वेश्चन शायद यहाँ से बन सकता है कि कौन से तत्व, कौन से ब्लॉक के तत्व यहाँ पे आयन के रूप में रंगीन होते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। और इनको आप गुणधर्मों में भी लिख सकते हो। एक और बात ध्यान रखना, परिवर्ती संयोजकता यहाँ पे प्रदर्शित करता है, यानी कि जो इनकी संयोजकता जो रहती है वो क्या होता है, यहाँ पे बदलती रहती है, ठीक है, यानी कि स्थिर नहीं होगी, परिवर्तनशील यहाँ पे रहेगी। और यदि हम बात करें यहाँ पे चुंबकीय गुणों के बारे में, जैसा कि आप आने वाली क्लासेस में भी देखेंगे, क्लास 12 में भी आपका एक चैप्टर आएगा ठोस अवस्था, उसमें चुंबकीय गुणों के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी आपको बता दूं, अनुचुंबकीय गुण होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, अनुचुंबकीय गुण की हम बात करें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण यह गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है अपने को कि सिंपल सी याद रखो आप तो अभी तो इस टाइम पे कि अनुचुंबकीय गुण ये प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अयुग्मित होते हैं, पेयर यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है, ये इसका रीज़न होगा। अच्छा, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे आगे आने वाली क्लासेस में, जब भी हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स है बाकी के, उनकी यदि हम बात करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे जो केमिकल रिएक्शंस हैं, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वहाँ पे एक चीज़ होती है उत्प्रेरक, वहाँ पे एक चीज़ होती है उत्प्रेरक। जैसे कि मैं आपको बोलना चाहूँ कि यार आपको क्या करना है, यहाँ पे उत्प्रेरक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको दूध जो है ना उसको यार दही में आपको परिवर्तित करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूध को यहाँ पे फाड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है ऐसे करके फाड़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं। इसमें आपने देखा होगा ना घर पे क्या करते हैं माताराम कि दूध जो होता है उसमें थोड़ा सा छाछ डाल देंगे, ठीक है, या फिर दही डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो वो क्या होता है, फिर अगले सुबह उठ के हम देखते हैं तो क्या बन जाता है, दूध यहाँ पे दही में परिवर्तित हो जाता है। तो जो यहाँ पे जो खट्टी चीज़ें हैं ना, यानी कि जो छाछ हो गया, दही हो गया, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, जो रिएक्शन है दूध को दही में बदलने की, उसको यहाँ पे बढ़ाया है, यानी कि दूध को दही में बदलने के लिए यहाँ पे मजबूर कर दिया। इसका मतलब जो ये वाले जो यहाँ पे छाछ दही जो हम पटक रहे थे ना यहाँ पे, वो क्या कहलाएंगे भाई मेरे यहाँ पे, इन्हें ही बोला जाएगा उत्प्रेरक। तो ध्यान दीजिएगा, यदि उत्प्रेरक की यहाँ पे मैं टेक्निकल डेफिनेशन की बात करूँ तो टेक्निकल डेफिनेशन ये हो जाएगी कि वह कारक या फिर हम बोल सकते हैं वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित का मतलब या तो घटा देंगे या फिर बढ़ा देंगे, ठीक है, आई बात समझ में, वो क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरक कहलाएंगे। अब उत्प्रेरक किस तरह से यहाँ पे डी ब्लॉक से संबंधित है वो भी देखिएगा। जो डी ब्लॉक के जो तत्व है ना वो क्या है भैया, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, ठीक है। मोलिब्डेनम की हम बात करें तो इसको भी हम आगे यूज़ करेंगे जब केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक की हो या फिर इनऑर्गेनिक की हो, ठीक है, जहाँ पे हम तत्वों को बनाएंगे, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो उत्प्रेरक होते हैं यानी कि जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो एज उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के रूप में भी यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये तत्व उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, आगे बात समझ में। अच्छा, वर्ग 12 के ऊपर ध्यान देना। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे वर्ग 12 की, तो वर्ग 12 के ऊपर ध्यान देना। वर्ग 12 के जो तत्व हैं कौन कौन से, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और यहाँ पे मरकरी हो गया, ठीक है। तो इनके बारे में क्या बात है कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कुछ इस प्रकार के होते हैं, लेकिन
इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो उसी प्रकार के हैं जनरल फॉर्मूला की तरह, यानी कि सामान्य सूत्र की तरह, लेकिन फिर भी ये संक्रमण धातुओं के कुछ गुणों को यहाँ पे प्रदर्शित नहीं करते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये 3 जो होंगे ना, वो क्या होंगे, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो ये शायद यहाँ पे अपवाद होंगे। क्यों? क्योंकि संक्रमण धातुओं के बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन कुछ जो गुण होंगे वो ये यहाँ पे तीनों यहाँ पे प्रदर्शित नहीं करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा एक चैप्टर आएगा भैया, ध्यान दीजिएगा, अभी से ही अवगत करा दूं, क्लास 12th में एक चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, या फिर इसे हम बोल सकते हैं क्या, उपसंयोजक यौगिक। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। संकुल यौगिक जो होते हैं, ठीक है, वो जो यौगिक होंगे ना, जो संकुल यौगिक बनेंगे, कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड बनेंगे, वो किससे मिलके बनेंगे, कौन से तत्व वहाँ पे यूज होंगे, तो ध्यान रखना डी ब्लॉक के तत्व। तो एक और बात सामने आ गई कि सर जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो संकुल यौगिकों के निर्माण के लिए भी काम में आते हैं। ठीक है, यानी कि संकुल यौगिकों को बनाने के लिए डी ब्लॉक के तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि डी ब्लॉक को हम वहाँ पे फिर से पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना। ठीक है, उसी चैप्टर के साथ में डी ब्लॉक भी अटैच है, तो उसको भी हम वहाँ पे पढ़ेंगे क्लास 12th में। ठीक है जी, बढ़े आगे। अच्छा जी, यदि हम आगे बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इस बात के बारे में बात कर रहे थे कि संक्रमण तत्व इन्हें क्यों बोला जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये तत्व एस और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं। इस कारण डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है, यहाँ पे संक्रमण तत्व बोला जाता है। क्या इतनी बात सबको क्लियर है क्या? ठीक है, तो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात यहाँ पे बोली गई थी कि वे तत्व जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है n-1d कक्षक में प्रवेश करता है, वो कौन से यहाँ पे ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे, डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे सर 4 पूर्ण श्रेणियां हैं, 3d 4d 5d और 6d, टोटल यहाँ पे 40 पूरे तत्व होंगे। अच्छा जी, ये चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान दीजिएगा। स्कूटी, यामा, लाना, एसी, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे गाना गा के सुनाया था आवर्त सारणी में। ठीक है, अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं तो एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में ये वाला ब्लॉक उपस्थित होता है। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पे वर्ग की, तो 3 से लेकर के वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 वाले तत्व डी ब्लॉक के अंदर आएंगे। ठीक है, संख्या में 40 होते हैं, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं, प्राय इनके आयन रंगीन होते हैं, यानी कि कलरफुल होते हैं, यानी कि रंगीन इनकी जिंदगी होती है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जनरल सूत्र आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जनरल फॉर्मूला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी कि कुछ एक बातें तो सर ऐसे याद हो गई बिना याद किए। ठीक है, चलो जी आगे देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, संकुल यौगिक हमने देख ही लिया। ये वाला एग्जाम्पल, ये वाले अपवाद आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्व तो हैं, लेकिन ये पूरे जो संक्रमण जो तत्व होते हैं ना, उनके बहुत से गुणों को ये प्रदर्शित नहीं करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, भले ही इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो उसके समान हो। ठीक है जी, बढ़े आगे। और हाँ, उत्प्रेरक की तरह भी यूज होते हैं। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं, 10 चीज़ें यदि मैंने बताई है, उसमें से यदि 8 भी आपको याद रहती है तो अपना वहाँ पे काम बढ़िया तरीके से बन गया। ठीक है जी, तो ये क्या थे भाई मेरे डी ब्लॉक के तत्व। अगली क्लास में हम बात करेंगे एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।